गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आवर न्यू चैप्टर इज़ ब्रिटिश रूल एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, जो अंग्रेज़ों के समय का, जब अंग्रेज़ों ने जब हमारे भारत के ऊपर शासन किया और हमारे देश के जो बड़े बड़े महान योद्धा थे, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो स्ट्रगल किया उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें पुराने समय से ही जो हमारा भारत है, उसकी भारत की जो दूर दूर तक उसकी रिचेज़ यानी कि उसकी अमीरी के लिए बहुत ज़्यादा वो फेमस था। और पुराने समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत के जो मसाले, ज्वेलरी, टेक्सटाइल और पर्ल होते हैं, मोती, ये सभी क्या हैं, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में उस समय बहुत पॉपुलर थे। और जब भारत के अंदर यूरोपियन ट्रेडर्स, यूरोप के व्यापारी, हमारे यूरोप के व्यापारियों को जब इन सब के बारे में पता चला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया आएंगे और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले भारत के अंदर यूरोप से आने वाला वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत आया था और वो कैलिकट के रास्ते से आया था। और उसके बाद उसको देखकर बहुत सारे यूरोपियन जो व्यापारी थे वो भी भारत आकर व्यापार करने लग गए थे। और यह जो वास्को डी गामा था, ये पुर्तगाल से आया था, पुर्तगीज़ था। एंड द पुर्तगीज़, और जो ये पुर्तगाली थे, उन्होंने हमारे भारत के अंदर गोवा, दमन और दीव, इन स्थानों पर उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए थे। जब इन्हें बहुत अधिक प्रॉफिट मिला, तो इनके प्रॉफिट्स को देखकर दूसरे यूरोपियन देशों के जो व्यापारी थे, उन्होंने भी हमारे भारत के साथ व्यापार करने की सोची। और उसके अंदर डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सभी थे जिन्होंने हमारे भारत के साथ व्यापार स्थापित किया। आगे है स्ट्रगल अमंग यूरोपियन ट्रेडर्स। कुछ समय के बाद ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो क्या चाहते थे कि भारत के ऊपर वो पूरा अपना कंट्रोल कर लें, पूरे भारत पर। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जितने भी ट्रेडर्स थे वो आपस में ही लड़ने लग गए। वो सब क्या सोचने लगे कि हमारा ही पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल हो जाए। लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो अंग्रेज़ थे, वो इस लड़ाई के अंदर जीत गए। और जो यूरोप के ट्रेडर्स थे, और उन्होंने भारत के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, जो सबसे पहली कंपनी सूरत के अंदर स्थापित की गई थी। जो ये कंपनी थी, उसके बाद सबसे पहले तो ये सूरत में स्थापित हुई थी, उसके बाद मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता के अंदर भी ये कंपनी स्थापित की गई थी। आगे बेटा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से शासन किया। उस समय भारत को छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और सभी जो किंगडम्स से जो छोटे छोटे शासन बना दिए गए थे, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए, लड़ाई करने लग गए। और दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत अधिक मात्रा में पैसा कमा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जो ये कंपनी थी वो बहुत अधिक पावरफुल हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। और इसने भारत के जो नवाब थे उस समय बेटा, जो भारत के ऊपर जो शासन करते थे, भारत के जो रूलर थे, उन्हें नवाब कहा जाता था। तो उन्होंने व्यापार के ऊपर जो कर लगता था उसे वापस लेने के लिए उन्होंने नवाबों से बात की। सीइंग द डिसयूनिटी, इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि जो भारत के रूलर्स थे वो भी क्या है, आपस में लड़ रहे थे, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो पूरी ही कंट्री के ऊपर, पूरे देश के ऊपर अपना स्वामित्व कर लेंगे, अपना कंट्रोल कर लेंगे। दे स्टार्टेड बिल्डिंग इन बंगाल, उन्होंने बंगाल के अंदर अपने किले बनाने स्टार्ट कर दिए। किसने? अंग्रेज़ों ने। लेकिन उस समय 1757 में बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। तो उसने एक ऑर्डर निकाल दिया कि बंगाल के अंदर जो किले बनाए जा रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। और बंगाल के अंदर जो आर्मी आ गई थी, अंग्रेज़ों के जो सोल्जर्स आ गए थे, उन्होंने वहाँ से उन्हें निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज़, उन्होंने उनकी एक भी बात ना सुनी, उन्होंने अपने किले बनाने, वो कंटिन्यू अपने किले बनाते रहे। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने की घोषणा कर दी। तो इसकी वजह से, उस वजह से जो बैटल हुई थी उसे बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया गया था, क्योंकि यह प्लासी में इस युद्ध को लड़ा गया था, जो 1757 में था। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो सिराजुद्दौला था उसकी हार हो गई, वो उसकी डेथ हो गई। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ले आए। तो जो अंग्रेज़ और भी अधिक पावरफुल हो गए थे, उन्होंने बंगाल के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया था। अब 7 साल बाद 1764 में उन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक और लड़ाई शुरू कर दी। और उसके अंदर जो भारत के नवाब थे, जिसमें मीर कासिम जो बंगाल का था, मुग़ल एम्परर शाह
सेकंड और अवध का जो राजा था, इन तीनों ने आपस में मिलकर क्या निर्णय किया कि वो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ेंगे। और इस बैटल को बैटल ऑफ बक्सर का नाम दिया गया, क्योंकि बक्सर में लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन इसके अंदर भी फिर से किसकी विजय हुई? इसके अंदर भी अंग्रेज़ों की ही जीत हुई। और इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन सभी को पर अपना कब्जा कर लिया। और रॉबर्ट क्लाइव को उस समय भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया। आगे है बेटा ब्रिटिश पॉलिसीज़। अब देखिए अंग्रेज़ों ने अपनी नई नई पॉलिसी भारत के अंदर लगा दी थी। तो जो अंग्रेज़ से वो क्या है, भारत के अंदर अपना पूरा स्वामित्व स्थापित कर चुके थे और वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या है, कूट डालो नीति करो, राज करो की उन्होंने नीति अपनाई। इसके लिए इस नीति में क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या अंग्रेज़ों ने मतलब फूट डालो, इन्होंने भारतीयों के अंदर ही आपस में फूट डाल दी। जो भारतीय थे वो आपस में ही लड़ने लग गए और जो अंग्रेज़ थे वो हमारे भारत के ऊपर शासन करने लग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को और भी अधिक एडवांटेज हुए और भी लाभ हुए। तो अपने इस लाभ को और बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ स्टार्ट कर दी भारत में। तो उसमें सबसे फर्स्ट आती सब्सिडियरी अलायंस। देखिए इसमें क्या होता है, इस पॉलिसी को सबसे पहले भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेस्ले ने इसे स्टार्ट किया था। इस पॉलिसी के अंदर जो भारत के जो रूलर्स थे, यानी कि भारत के जो सिपाही थे आर्मीज़ में, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अंग्रेज़ों के सिपाहियों को उस समय सेना के अंदर शामिल कर लिया गया था। और उसके अलावा जो अंग्रेज़ के जो सैनिक थे उन्हें क्या है अलग से किंगडम, यानी कि उन्हें अलग से स्थान दिया जाता था ताकि वो वहाँ रहकर अपना स्वामित्व स्थापित कर सकें। तो ये थी सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी को लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस पॉलिसी के अंदर कोई भी शासक, भारतीय शासक, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो उसका जो शासन था वो अंग्रेज़ों के हाथों में, अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता था। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने नई नई नीतियों के द्वारा भारत के ऊपर कंट्रोल किया। आगे आता डिसअपॉइंटमेंट अमंग इंडियन टुवार्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज़। अब जो अंग्रेज़ों ने नई नई पॉलिसी अपनाई थी उसके द्वारा क्या है, जो भारतीय थे वो निराश हो गए। तो जो अंग्रेज़ों का मुख्य एम था, मुख्य लक्ष्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ताकि वो भारतीयों को हरा सकें। तो इस एटीट्यूड की वजह से क्या है, जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, बहुत निराश हो गए। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन सिपाही इन ब्रिटिश आर्मी वर नॉट ट्रीटेड वेल। जो भारत के सिपाही थे वो अंग्रेज़ों की सिपाहियों से मतलब वो पढ़ते थे और वो उनके पास ज़्यादा हथियार भी नहीं थे। तो इस वजह से क्या है, जो हायर पोस्ट थी वो अंग्रेज़ों को दे दी जाती थी। और जो भारत के जो फार्मर्स थे उन्हें कॉटन को ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था। और इंडिगो होती बेटा नील की खेती, उसके लिए क्या है भारतीयों को प्रेशराइज किया जाता था, क्योंकि जो कॉटन और इंडिगो थी वो उस समय यूरोप के अंदर उनकी बहुत अधिक डिमांड थी। तो जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, वो सस्ते दामों के अंदर भारत से उसे खरीद कर ले जाते थे और उन्हें बाहर जाकर हाई रेट के अंदर उसे बेच देते थे। इसके अलावा जो भारत के जो क्राफ्टमैन थे वो भी अंग्रेज़ों की इस नीति से खुश नहीं थे। और जो अंग्रेज़ थे वो क्या है, कॉटन को ख़रीद लेते थे, कच्चे माल को कम रेट में ख़रीदते थे भारत से और उन्हें इंग्लैंड ले जाते थे। और इंग्लैंड ले जाकर उस कच्चे माल से वो मटेरियल प्रोडक्ट्स तैयार करते थे, कपड़े तैयार करते थे और उन्हें वापस, उन कपड़ों को वापस भारत में लाकर, भारत की मार्केट में लाकर वो ऊँचे दामों पर उसे बेचते थे। इस प्रकार से जो भारत के क्राफ्टमैन थे और वीवर्स थे वो उन्होंने उनकी नौकरियां चली गई, वो बिल्कुल गरीब हो गए थे। और मैनी इंडियन रूलर्स, इसके अलावा भारत के बहुत सारे रूलर्स थे हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने अपना शासन खो दिया था। किसकी वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, क्योंकि बहुत सारे शासक ऐसे थे जिनके पुत्र नहीं था और पुत्र न होने की वजह से अंग्रेज़ों ने उनसे उनका शासन छीन लिया था। आगे आता है बेटा रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखो अंग्रेज़ों के बाद क्या है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। अंग्रेज़ों जब से अंग्रेज़ भारत में आए तब से वो कोई ना कोई युद्ध कर रहे थे। तो अब 1857 की लड़ाई हुई थी। तो इसके अंदर क्या है, जो भारत के, हम सभी को पता लग गया है पहले कि जो भारत के जो सिपाही थे वो क्या है, अंग्रेजी पॉलिसी से डिससेटिस्फाई थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। तो इस गुस्से को तोड़ने के लिए उस समय क्या था, एनफील्ड राइफल्स, उस समय बेटा जो राइफल्स, जो बंदूक होती थी वो एनफील्ड एक बंदूक चलाई गई थी। इसके अंदर क्या होता था, इसका जो कवर होता था, कैट्रिज का जो कवर होता था वो किसके, सुअर से के और
गाय के मांस से बना होता था और इस कैटरिज को, इस कवर को अपने दांतों से फाड़ना पड़ता था। तो ये जो सूअर के मांस से बना होता था, इस वजह से जो हिंदू और मुसलमान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये इनके धर्म के विरुद्ध था कि वे सूअर के मांस को मुंह लगाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया, साफ उन्होंने मना कर दिया। तो जो भारत के जो सिपाही थे उन्होंने 1857 में इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और इसे इंडियन म्यूटिनी या अपराइजिंग ऑफ 1857 का नाम भी दिया गया। उस समय मंगल पांडे जो सबसे पहले सिपाही थे जिन्होंने इस कैटरिज को ओपन करने के लिए मना किया था, ही अटैक्ड ही सुपीरियर। उन्होंने अंग्रेज़ों का जो सबसे हेड था उसके ऊपर 29 मार्च 1857 पे उस पर अटैक कर दिया। ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे फांसी पर लटका दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इसके बाद जो ये लड़ाई थी वो मेरठ तक पहुंच गई और 24 अप्रैल 1857 को ये मेरठ में पहुंच गई थी, मेरठ तक स्टार्ट हो गई थी। और जब भारत के जो सिपाही थे वो क्या है, वहाँ से वो जेल तोड़कर वो कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए थे और दिल्ली जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना शासक डिक्लेयर कर दिया, जो लास्ट मुग़ल एम्परर था, भारत का जो लास्ट मुग़ल एम्परर था। दिस न्यूज़ सुन स्प्रेड, तो जो ये जो न्यूज़ थी वो क्या पूरे भारत के अंदर बहुत तेज़ी से फैल गई और सभी भारत के बहुत सारे एरिया से बहुत सारे लोग लड़ाई करने के लिए आगे आ गए थे। और जो ये लड़ाई लड़ी गई थी उसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजा आए थे, अलग अलग लीडर्स आए थे। इसके अलावा फार्मर्स, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, वर्कर्स सभी ने मिलकर इस लड़ाई के अंदर भाग लिया था और वो सभी मिलकर क्या अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते थे। और इस प्रकार से जो ये 1857 की जो रिवोल्ट थी इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार और ऑफ इंडिपेंडेंस भी, यानी कि आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसका नाम भी इसे दिया गया था। इट शुक द फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रिवोल्ट कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर्स, और ये जो लड़ाई थी बेटा वो लगातार 2 साल तक चली। बट द ब्रिटिश फाइनली क्रस्ड इट, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इसे भी तोड़ दिया। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर आइदर किल्ड, और इस लड़ाई के अंदर हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए और बहुत सारे भारतीयों को अरेस्ट कर लिया गया। आगे था बेटा रीजन्स बिहाइंड। अब देखो ये जो रिवोल्ट थी वो कैसे फेल हो गई। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे भारत के सिपाही थे लेकिन फिर भी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, तो जो रिवोल्ट था वो पहले से इस पर प्लानिंग नहीं की गई थी प्रॉपर तरीके से। सेकंड पॉइंट है जो रिवोल्ट था इसको पूरे भारत से सपोर्ट नहीं मिली थी और इसके अंदर जो अलग अलग सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन के लोग थे वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे और जो भारत के जो सोल्जर्स थे उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे। तो ये ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गई थी। आगे रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। अब जो ये रिवोल्ट जो लड़ाई हुई थी 1857 की, इसके क्या रिजल्ट निकले। हालांकि जो ये रिवोल्ट था वो क्या है उसको दबा दिया गया था। इट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट, लेकिन इसकी वजह से क्या भारत के इतिहास में एक मोड़ आया था और जो रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या अपने अंत के ऊपर आ गई थी। इंडिया वाज नाउ डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और भारत का और हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने जो क्वीन विक्टोरिया जो अपना नया शासक लागू किया था वो क्या भारत की रानी एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया बन गई थी। इंडिया वाज नो लॉन्गर रूल फॉर बाय गवर्नर जनरल्स। भारत के अंदर गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय ने ले ली थी। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे चेंज भी आए थे। आगे बेटा राइज ऑफ नेशनलिज्म। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद मैनी एजुकेटेड जो भारत के पढ़े लिखे जो भारतीय थे उन्होंने लोगों को फिर अपनी आज़ादी की महत्ता बताई कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेज़ों से तो हम किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन उस समय जो जो भारतीय सोसाइटी थी उसके अंदर क्या है बुराइयां ज़्यादा थी, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो इसकी वजह से जो लोग थे वो क्या अनएजुकेटेड थे, वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो प्लानिंग की गई थी फ्रीडम के लिए, स्ट्रगल के लिए, वो क्या है ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं पाई और लोगों ने सबके सामने उस बात को सबके सामने उजागर कर दिया। तो उस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे जैसे राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। इन सभी ने आपस में मिलकर क्या है अपना एक अलग से सोसाइटी बना ली। अब इन्होंने क्या है इस समाज से जो बुराइयाँ फैली हुई थी उन्हें अबोलिश करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस
एस्टेब्लिश की, इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया। और इसके बाद दे ऑल्सो कन्विंस्ड, उन्होंने लोगों को तैयार किया कि किस प्रकार से इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, जो शिक्षा है उसका क्या महत्व होता है। और उनके एफर्ट से क्या हुआ कि दे वर एबल, वो इस कार्य में सफल हो गए और भारत के अंदर नेशनलिज्म की स्थापना की गई। और जो ये नेशनलिज्म था डेवलप्ड एज अ कंसेप्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो भारत के अंदर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने उन्हें बताया कि जो आज़ादी है वो हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस तैयार किए। दादा भाई नौरोजी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में, और इसके अलावा सुंदर नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में स्थापित किया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसे बॉम्बे में सबसे पहले 1885 में स्टार्ट किया गया था और A.O. ह्यूम के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। यह भारत का सबसे फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। और इसका मुख्य एम, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि भारत के जो बड़े से बड़े जो भारतीय थे, मतलब बड़े से बड़े जो ग्रेटर जो गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो भारत के अंदर क्या है, बड़े से बड़े लोग गवर्नेंस करें, यानी कि उसके ऊपर राज करें। और जो WC बनर्जी थे वो इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट, INC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। आगे जो कांग्रेस हेल्ड मीटिंग्स, अब जो ये INC बनाई गई थी इसके अंदर क्या एनुअली साल में एक बार मीटिंग होती थी और पूरे देश से अलग अलग एरिया से क्या है इम्पोर्टेंट लोगों को इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर क्या है वहाँ पर उन्हें इकट्ठा किया जाता था। और जब सभी लोग उस मीटिंग के अंदर इकट्ठे होते थे तो वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते थे। और कुछ ही सालों के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बहुत ही पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। आगे बेटा स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो भी क्या है उसमें भी वो भी टूट गई थी। तो वो कैसे स्प्लिट हो गई थी, आइदर अर्लियर द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू प्रेजेंट द ग्रीवियंस ऑफ इंडियंस बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पिटिशंस। लेटर अ ग्रुप ऑफ लीडर्स emerged इन कांग्रेस हु वांटेड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो INC की जो पार्टी थी उसके जो लीडर्स थे उनके अंदर भी आपस में क्या हो गया, तनाव हो गया। अब वो जो पार्टी थी वो क्या है वो भी दो टुकड़ों में बढ़ गई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस, मॉडरेट एंड रेडिकल। 2 भागों में बढ़ गई, मॉडरेट और रेडिकल। अब देखो मॉडरेट और रेडिकल क्या होता है बेटा। द मॉडरेट फैक्शन हैड लीडर्स गोपाल कृष्ण गोखले, सुंदर नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी और बदरुद्दीन त्याबजी और MG रानाडे। और जो मॉडरेट था, मॉडरेट क्या थे ये, मतलब ये क्या चाहते थे कि शांति से हम अपने देश को आज़ाद करा लें। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो थी रेडिकल। रेडिकल क्या होती है, रेडिकल होती है बेटा जो खून खराबे में लड़ाई में ही विश्वास रखती है। तो इसके मुख्य लीडर्स कौन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन तीनों को क्या है लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने सबसे पहला अपना हिंदी का न्यूज़पेपर बनाया केसरी नाम से, और उसके अंदर लोगों को अवेयर किया और उसके अंदर बताया कि किस प्रकार से जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के अधीन रहकर सफ़र कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। और जो तिलक थे उन्होंने फिल्मली क्या कहा, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कि जो तिलक थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने क्या कहा, स्ट्रॉन्गली कहा कि जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब देखिए जो बंगाल था उसका भी पार्टीशन हो गया। बंगाल हैड बिकेम द सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो बंगाल था वो फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे मेन सेंटर बन गया था। ब्रिटिश वांटेड टू डिसयूनिटी द पीपल ऑफ, अब जो अंग्रेज वो क्या चाहते थे कि बंगाल के जो लोग हैं वो भी आपस में क्या है लड़ने लग जाएं। फॉर दिस के लिए दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसके लिए उन्होंने क्या फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने बंगाल को 1905 में 2 भागों में बांट दिया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो लॉर्ड कर्जन था वो उस समय भारत का वायसराय था, वाज इजी, वो क्या है बहुत मतलब कहते हैं ना अपने दिमाग से काम नहीं लेता था, वो अंग्रेज़ों की बातों में आ गया। ही सेड दैट सिंस बंगाल वाज अ लार्ज एंड पॉपुलर स्टेट इट विल बी ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेट इट इफ़ इट वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। और इस प्रकार से क्या है जो बंगाल था उसका पार्टीशन कर दिया गया, उसे बांट दिया गया। द इंडियंस गो टू नो द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड द पार्टीशन।
जो इंडियंस थे वो उसके पीछे भारतीयों का क्या वो इंटेंशन थी, क्या सोच थी, वो बाद में भारतीयों को समझ में आ गई थी। दैट इज क्रिएटिंग डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इस वजह से क्या है, जो भारतीयों के बीच में, मुसलमानों के बीच में भी क्या है, तनाव आ गया था। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जो लोग थे उन्होंने क्या, बंगाल को बचाने की कोशिश की। पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग ब्रिटिश गुड्स अंडर स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स। जो भारत के लोग थे उन्होंने क्या है, जो स्वदेशी चीज़ें थी उन्हें अपनाने के ऊपर, और जो मतलब बाहर की जो चीज़ें थी उन्हें उनको बाइकआउट करने की कोशिश करने लगे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जॉइन द मूवमेंट। और भारत के पूरे भारत से क्या है, बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। और अंत में जो ब्रिटिश थे, गेव इन ए बंगाल वाज रीयूनाइटेड इन 1911। और अंत में जो अंग्रेज़ थे वो हार गए और जो बंगाल था उसे फिर से इकट्ठा कर दिया गया। 1911 में बंगाल को फिर से जोड़ दिया गया। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियंस। यह भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी गई। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। बहुत सारे जो भारतीय सोल्जर्स थे वो जो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हो गए थे, वो अंग्रेज़ों की सेना को छोड़कर आ गए थे। लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड, मनी एंड एम्यूनिटीज़ वर ऑल्सो सप्लाइड टू द ब्रिटिश आर्मी। इट वॉज बिलीव्ड दैट आफ्टर द वार, लेकिन उन्होंने क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। वो क्या सोचते थे कि आफ्टर द वार, इस युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ है वो हमारे भारत को छोड़कर चले जाएंगे, एंड वुड वर्क टुवार्ड्स ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया, और हमारे भारत को आज़ादी मिल जाएगी। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स द ब्रिटिश पास्ड स्ट्रिक्ट एक्ट्स लाइक रोलेट एक्ट इन 1919। और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 1919 में एक एक्ट पास किया जिसे रोलेट एक्ट का नाम दिया गया। अंडर दिस एक्ट एनी इंडियन कुड बी इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल। इस एक्ट के अंदर क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी सूचना के उसे जेल में डाला जा सकता है। इंडियन स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट। जो भारतीय थे उन्होंने इस एक्ट का, यानी कि जो ये नया एक्ट, जो नई पॉलिसी लगाई गई थी, इसका इन्होंने स्ट्रांगली मतलब कठोरता के साथ उन्होंने इसका विरोध किया। नाउ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स डिसाइडेड टू वर्क टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और अब जो भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भारत के जो सैनिक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए उनसे वो जितना भी कार्य कर सकते हैं वो अब इस कार्य को करेंगे, ताकि हमारे भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया जा सके। और इस प्रकार से जो हमारे भारत के जो सैनिक थे उन्होंने अपना बलिदान देकर, अपनी जान देकर भी हमारे भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की। उनके ही सहयोग से हमारा भारत आज़ाद हो पाया, हमारे भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल सकी। और हम अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के ऊपर लगभग 200 सालों तक शासन किया। 200 सालों तक उन्होंने हमारे भारत को, हमारा भारत भी क्या है, पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे भारत से सारा पैसा लूटकर, सारी यहाँ पर सोना चांदी जवाहरात बहुत सारी चीज़ें थी बेटा हमारे भारत के अंदर, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या, हमारे भारत को लूट लिया। हमारे भारत को लूटकर सारा सोना चांदी सब वो अपने देश में ले गए, अपने इंग्लैंड में ले गए। और इस वजह से क्या, हमारा भारत धीरे धीरे करके गरीब होता चला गया। और आज, लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हमारे भारत के अंदर, आज जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हमारे देश का बहुत बुरा हाल था, लेकिन आज हम बहुत अच्छे हाल में हैं। आज हमारी कोशिश, आज हम आज़ाद देश के अंदर सांस ले रहे हैं। आज हम फ्री हैं। आज हमारे ऊपर किसी का भी कोई भी शासन नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तभी हम लोगों को आज़ादी मिल सकी थी। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।